सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किताब में लेके आता हूँ। जो कल हम लेसन जो पढ़ रहे थे उस पे देखिए 1757 से 1857 ईस्वी तक की स्वतंत्रता की चेतना, जो हमने कल पढ़ा था वो सब आपके सिलेबस में है। वो क्या है, आपके सिलेबस में है। अब ये पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। मैं क्रॉस कर लेता हूँ, एक पेन मुझे दे देना। जो चैप्टर हटा लिया गया, देखिए ये जो मैंने आपको जो भेजा था, मराठा अंग्रेजों का मराठा व मैसूर से संघर्ष, अर्थात कि इसमें ये सब मराठा युद्ध और मैसूर वाले युद्ध, ये सभी क्या किए, ये हटा दिए। अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष, ये भी सिखों के साथ संघर्ष, ये पूरा चैप्टर यहां से लगाकर यहां तक ये पूरा क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। वापस कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। इसके बाद जो हटा दिया गया वो बता दूं मैं आपको, जनजातीय आंदोलन भी हटा दिया शायद। जनजातीय आंदोलन हटा दिया है, ये मैं देख लूंगा। पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष, ये पूरा यहां से लगाकर यहां तक ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है। क्लियर? अरे नहीं, तो जो आज हम पढ़ रहे हैं इसे थोड़ा समझ लीजिए। और आपने देखा होगा कि रियल देखा जाए तो मुझे ये किताब कम से कम इस चैप्टर को पढ़ाते, ये टॉपिक पढ़ाते समय इस किताब से पढ़ाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। 1857 का इतना बड़ा जो संघर्ष था, उस संघर्ष को इन्होंने सिर्फ कितने पत्ते में समेट दिया है, एक पेज भी पूरा नहीं है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी किताब लिखी जा सकती थी। उस 1857 जो कि आजादी की अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होने के लिए जो हजारों शहीदों ने अपना बलिदान दिया, उसके लिए सिर्फ इस किताब में महज एक पेज, वो भी आधा अधूरा। आप सोचिए ऐसा क्यों हुआ होगा, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कम से कम आपकी पीढ़ी के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो इतिहास जो लिखा गया है वो इतिहास उस समय से लिखा गया है जब अंग्रेज इतिहासकार लिखते थे। अपनी भाषा में लिखे हैं, अपनी सिंपल भाषा में लिखे हैं, अपने आई गलियाई डाकरी गुण क्या, इस बात को समझते हो ना? यदि अंग्रेजों ने ही सब कुछ इतना किया तो अंग्रेज अपने आप को गाली देकर कटघरे में खड़े हो नहीं सकते थे। और उस समय जो इतिहास लिखा गया था वो अंग्रेजों के द्वारा लिखवाया गया था, या अंग्रेजों के जो उनके लिए वेल विशर थे, उन लोगों ने उस इतिहास को लिखा था। इसलिए इस इतिहास में जो भी आज तक पढ़ रही है तो चलो ठीक है, अब जाके इस इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं वो क्या हो रही है, धीरे धीरे उसे हटाए जा रहा है। आप देखिए आज भी हम लोगों की मानसिक सोच देखिए, इस किताब में सबसे अच्छा चैप्टर था क्रांतिकारियों का, विनायक दामोदर सावरकर जैसे लोगों का, उसे हटा दिया गया। ये भी क्या है, हमारे राजस्थान सरकार की गुलाम मानसिकता वही है। जो चैप्टर होना चाहिए था उसे क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया गया। आज भी जब हमारी ऐसी सोच चल रही है तो आप सोचिए कि उस जमाने में जब अंग्रेजों ने इतिहास लिखा होगा तो उसकी सोच क्या थी। हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। देखिए अब अंग्रेज 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष, गुलामी के 100 साल पूरे हो चुके थे। और गुलाम किसके थे हम, ईस्ट इंडिया कंपनी के। किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। आपको कल मैंने पढ़ाया था कि 1757 से उनकी जब एंट्री होती है तो 1857 तक 100 साल तक वो इस देश पर पहले कम फिर ज्यादा फिर पूरा देश उसके ऊपर क्या करते हैं, राज करते हैं। और 100 साल हम ये माना जाए कि जितने भी हिंदुस्तानी थे उनकी आत्मा मर चुकी थी। एक प्रकार से वो अपने आप अपने जमीर को मार चुके थे। उनमें इतना साहस नहीं बचा था कि वो अपने साहस की अभिव्यक्ति कर सके और गुलामी की बेड़ियों से वो बाहर जा सके। 100 साल तक कहीं कोई संघर्ष नहीं हुआ।
पर जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। ऐसा होता है कई बार, कुकर को गर्म किया जाए तो क्या होता है, कभी न कभी कुकर में जो भाप इकट्ठी होती है और ऊपर यदि सीटी चौक हो जाए तो क्या होता है, कुकर फटता है, उसमें टाइम लगता है। ये समझ लीजिए कि 100 सालों में वो भाप इकट्ठी हो रही थी। 100 सालों में हम लोगों ने जो भी किया था, अंग्रेजों ने हमारे साथ जितना भी बुरा किया था, उन हर चीज को उसके लिए अंदर से अंदर एक आक्रोश पैदा हो रहा था। वो आक्रोश की परिणति था 1857, पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसे बाद में गदर की क्रांति भी कहा गया। तो ये 1857 हुआ क्यों, कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे, और ये जो आंदोलन हुआ किस जगह पर हुआ, कि इसके प्रमुख जो एपी सेंटर है, केंद्र कौन कौन से बने, आज ये पूरा चैप्टर हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो इस साइड जो ब्लॉक पे दे रखे हैं कि 1857 की क्रांति की लपटें किस किस जगह पर गई थी, ये उसका मैंने डिटेल दिया है, बॉक्स बना दिया, मैं इसका फोटो आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप में से कोई नोट्स बनाना चाहे। जो आज जो चैप्टर पढ़ रहे पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि मैंने इसमें बाकी छोड़ी है। इस साइड में इसके कारण परिणाम ये सभी हमने दे रखे हैं। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। एक तो सबसे पहले देखिए कारण क्या था, आखिर 100 वर्ष हम गुलाम रहे, 1757 से लगाकर 1857 तक। 100 साल कोई कम नहीं होते हैं। 100 साल का मतलब आप समझ लीजिए लगभग 3600 दिन, उससे 3650 दिन, इससे भी ज्यादा 36,000 दिन। कितने? 36,650 दिन तक हम गुलाम रह गए। हम शायद 1 या 2 दिन भी गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की आत्मा होती है, मुक्त होना चाहती है, पर हम गुलाम रहे 100 साल तक। उसके पीछे कारण क्या थे? इस पूरे 100 साल में ऐसा नहीं हुआ कि हम बिल्कुल खामोश रहे। इस 100 साल में भी अंग्रेजों को, इस गुलामी के दौरान भी अंग्रेजों को बहुत सारे प्रतिशोधों का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रांतीय राज्य थे, रियासतें थी, किसान जनजातियों का विरोध, अर्थात कि कहीं भी छोटा मोटा विरोध अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा होता ही रहता था। जो छोटे छोटे प्रांत थे वो विरोध करते थे, या फिर जो रियासतें थी उस समय जो राजा थे, उससे के सब राजा कायरनी, जो कुछ राजा ऐसे थे कि जो हिम्मत वाले थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होते थे, वो युद्ध लड़ते थे, अंग्रेज उन्हें दबा देते थे, कुचल देते थे, और ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देते थे। पर विद्रोह धीरे धीरे पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में पनप रहा था। जो जनजातियां थी, जो खेती करने वाली जातियां थी, और अंग्रेज क्या कर रहे थे, उन खेतों को हड़प रहे थे। तो धीरे धीरे उन जनजातियों में भी अलग अलग जगह पर, इसका जिक्र हम बाद में पढ़ेंगे, अलग अलग जगह पर इनके खिलाफ क्या हो रहा था, विद्रोह खड़ा हो रहा था। उसके बाद देखिए, और इस सब चीजों में सब कुछ हुआ, पर अंग्रेज एक काम की वजह से बच गए। उनका एक ही मूल मंत्र था, फूट डालो और राज करो। यदि सभी प्रांत इकट्ठे हो गए होते, अंग्रेज एक दिन भी नहीं टिक पाते। जितनी रियासतें थी उसमें से 10-15 रियासतें इकट्ठी हुई, लगभग 700 के आसपास रियासतें थी। उन 700 रियासतों में से यदि 10-15 रियासतें भी इकट्ठी हो जाती, अंग्रेज एक दिन भी नहीं ठहर पाते। पर ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि अंग्रेजों ने एक ही काम किया, फूट डालो और राज करो। आप सोचिए कि अंग्रेजों के पास महज 10,000 अंग्रेज सैनिक थे। कितने सैनिक थे? महज 10,000। और 10,000 सैनिकों के बलबूते पर उन्होंने पूरे भारत के ऊपर 200 साल तक राज कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी सेना में सैनिक कौन थे? भारतीय थे। उस समय सभी रियासतों के पास पूरे भारत में देखा जाए तो 10-15 लाख सैनिक भारतीय रहे होंगे। कहाँ 15 लाख सैनिक और कहाँ 10,000 सैनिक? पर वो 15 लाख सैनिक क्या थे? बटे हुए थे, जाति, धर्म, रियासत, प्रांत। क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे बड़ा काम किया था, फूट डालो और राज करो। ये गुलामी की 100 साल पूरे हो गए थे। फिर आया 1857। 1857 अब ये जो 1857 था, सबसे पहली बात है कि ये
एक नंबर का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, स्वतंत्रता संघर्ष का स्वरूप कि जो गदर की जो क्रांति हुई तो उसको किसने क्या कहा, दुनिया ने क्या समझा। अब उनका जो नजरिया है ना अलग अलग, आपको उसमें भी एक प्रकार से बहुत पक्षपात नजर आएगा। जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या कहा, इस आंदोलन को कहा मात्र सिपाही विद्रोह। जो अंग्रेज इतिहासकारों ने जो किताबें लिखी उन किताबों में इस 1857 का जिक्र किस रूप में है, सिपाही विद्रोह। मतलब लोगों ने विद्रोह नहीं किया, छोटे मोटे सिपाही थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसे दबा दिया गया। क्योंकि वो ये कहते कि जन विद्रोह था, तो उनको ये लगता कि इतिहास में ये उल्लेख जाता, इसका मतलब देश अंग्रेजों के खिलाफ था। सिपाही विद्रोह लिखकर वो जताना चाहते थे कि नहीं, लोग तो अंग्रेजों के साथ ही थे, कुछ सिपाहियों ने, भटके हुए सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। ये किसका कहना था, अंग्रेजों का। भारतीय इतिहासकार थे वो क्या, उन्होंने पहले तो सिपाही विद्रोह का अर्थात कि इस 1857 की शुरुआत सिपाही विद्रोह के रूप में तो हुई, पर धीरे 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 ये किस में बदल गया, जन विद्रोह में बदल गया। अर्थात कि इस संग्राम में भारतीय जनता भी धीरे धीरे जुड़ने लगी। उसके बाद सुरेंद्र नाथ सेन इतिहासकार थे, इन्होंने क्या कहा, ये धर्म से लड़ाई शुरू हुई। कैसे हुई इसका जिक्र भी करेंगे अपन। धर्म से लड़ाई ये शुरू हुई और लास्ट में ये लड़ाई क्लाइमैक्स कहां तक पहुंची, स्वतंत्रता संग्राम तक। और एकमात्र व्यक्ति था विनायक दामोदर सावरकर, जिसे वीर सावरकर कहते हैं। और भारतीय इस स्वतंत्रता संग्राम के एक अदम्य वीर जो कहे सबसे बड़े वीर, मेरी नजर में यदि कोई है तो वीर सावरकर है। वीर सावरकर एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी किताब लिखी, इतिहास की किताब लिखी। उस किताब में ये मात्र पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि ये कोई सिपाही विद्रोह नहीं था, ये सिर्फ जन विद्रोह भी नहीं था, ये क्या था, ये गुलामी की बेड़ियों से छुटकारा पाने के लिए भारतीयों का स्वतंत्रता संग्राम था। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा, इस टाइप से पूछा जा सकता है। एक नंबर का ध्यान रखना। या 3 नंबर का पूछे कि स्वतंत्रता संघर्ष के स्वरूप को किन किन नामों से पुकारा गया, तब आप ये पूरा इसको डिटेल में लिख सकते हो। ऐसे नहीं लिखना है आपको वापस भाषा बना के लिखना है। मैंने तो शॉर्टली लिखा है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता संघर्ष के कारण, इस किताब से मुझे चिढ़ क्यों है मैं आपको बताऊं। इतना बड़ा संघर्ष, उसके कारण यदि वाकई देखे जाए ना, जो मैंने पुरानी किताबें पढ़ाई थी उसमें जो कारणों के लिए 2 पेज थे सिर्फ। यहाँ तो पूरे इस संग्राम को ही एक पेज पे सिमट दिया, इसने सिर्फ 4 लाइनें दे दी। अभी 4 लाइनें, क्योंकि 4 लाइनें खोल के लिखता हूं तो फिर भाई नाराज हो जाए। उस समय के इतिहासकारों ने लिखा, पर अपन तो इन कारणों को विस्तार से पढ़ेंगे। मैं आपको समझा देता हूं, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। आपको ये करना है कि ये लाइनें आपको याद है तो जो मैं बोलूंगा वो वैसे याद रहेगा आपको। कि देखिए कोई घटना घटित होती है तो उस घटना के पीछे कोई न कोई वजह होती है, और वाकई 1857 जैसी बहुत बड़ी घटना यदि घटित होगी तो उसका मतलब उसके पीछे बहुत बड़े रीजन रहे होंगे। ये सिर्फ 4 रीजन इशारे कर रहे हैं, मैं इसे समझा देता हूं। पहला है अंग्रेजों की आर्थिक नीति। देखिए अंग्रेज एक व्यापारी थे, उन्हें इस देश से कोई मतलब नहीं था, देश की सेवा से कोई मतलब नहीं था, देश के विकास से कोई मतलब नहीं था। उनका एकमात्र मकसद ये था कि वो शुद्ध व्यापारी थे, शुद्ध बनिए थे, और इसका मतलब ये कि उनका एक ही असूल था कि प्रॉफिट कमाना। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, देखिए वो उस समय आपको पता होगा कि आप इतिहास की किताबों पढ़ोगे, औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति का मतलब ये कि जैसे जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का जो आविष्कार किया था, उस आविष्कार के बाद वहां पर बड़े बड़े इंजन, मोटरें वगैरह बनने लगी, कल कारखाने लगने लगे। अब इंग्लैंड तो चला इतना मुट्ठी पर देश है, इतना छोटा सा, पर वहां टेक्नोलॉजी की दृष्टि से वो बहुत लोग आगे निकल गए। अब बड़े बड़े कारखाने लगने लगे। अब कारखाने लगने लगे तो वहां माल बनेगा, सामान का उत्पादन होगा, तो सामान को बेचे कहाँ, तो बेचने के लिए कौन चाहिए, कोई बड़े देश चाहिए, फकीर देश चाहिए, गरीब देश चाहिए, और उसके लिए सबसे अच्छा देश कौन था, भारत। तो वो भारत आ गए। अब भारत में क्या करते थे कि वो अपना बना बनाया माल बेचते थे, और यहाँ जो कच्चा माल था उसको जहाजों में भर के, जैसे मसलन कि उस जमाने में हमारे यहाँ कपड़े बनाने का उद्योग बहुत प्रसिद्ध था।
आपने सुना होगा ढाका की मलमल। मलमल एक कपड़ा आता है विशेष, 12 मीटर की साड़ी थी, उसको माचिस की डिब्बी में पैक कर सकते हैं तह बना के। 12 मीटर की साड़ी को जो छोटी सी अंगूठी होती है उसके अंदर से निकाल सकते थे। आप सोचिए कि कितनी ऊंची कला रही होगी। अंग्रेजों ने क्या किया, जितने भी ढाका के जितने भी बुनकर थे उनके हाथ कटवा दिए। उन्होंने यहाँ जो कपास उगता था उस कपास को क्या किया कि जहाजों में भर भर के कहाँ ले जाने लगे, इंग्लैंड ले जाने लगे। और इंग्लैंड से कपड़ा बनाकर, क्योंकि फैक्ट्री में बनता था, वहां से कपड़ा लाकर यहाँ बेचने लगे। कपास बहुत सस्ते दामों में ले लेते थे, जूट बहुत सस्ते दामों में ले लेते थे। वो जाता था सीधा वहां पर और वहां से बना बनाया माल यहाँ आता था जो महंगे दामों में बिकता था। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि भारत में जितने भी उस समय कारखाने नहीं थे, भारत में लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग, अर्थात कि हर घर में कपड़ा बनता था, चरखा बना लेते थे। ऐसा कोई भी उत्पादन नहीं था जो कि हमारे लोग नहीं करते थे। स्वावलंबी लोग थे, हर गांव आत्मनिर्भर था, किसी को कहीं मांगने जाने की जरूरत पड़ती थी। हर चीज गांव में पैदा हो जाती थी, लोग एक्सचेंज कर लेते थे। जैसे कपड़ा बुनकर बना रहा है तो उससे कपड़ा लेते थे, उसे गेहूं, किसान गेहूं दे देता था, कोई दालें दे देता था, उसका काम हो जाता था, लोगों का भी काम हो जाता था। धीरे धीरे अंग्रेजों की वजह से वे कुटीर उद्योग धंधे और लघु उद्योग धंधे क्या होने लगे, खत्म होने लगे। और वे लोग जो बेरोजगार हो गए उनमें धीरे धीरे क्या पनपने लगा, अंग्रेजों की इस आर्थिक नीति की वजह से असंतोष पनपने लगा। तो कारण नंबर 1 समझ में आ गया। कारण नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत। ये लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत क्या, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था, ठीक है, अंग्रेजों का। गवर्नर का मतलब कि हेड ऑफ होता है जो। उसने उस समय एक सिद्धांत लगाया, उसने एक सिद्धांत हड़प नीति। हड़प नीति क्या है समझ लो, कि इसने कानून पारित किया कि जिस रियासत में जिस राजा के कोई बेटा नहीं होता था, कोई बच्चा नहीं होता था, यदि वो किसी बच्चे को गोद ले ले तो उस रियासत का मालिक, उसका गोद लिया हुआ उत्तराधिकारी वो बच्चा नहीं हो सकता है। अर्थात कि जिस रियासत का कोई वारिस नहीं होता था उस रियासत को कौन हड़प लेता था, उसका वारिस कौन है, अंग्रेज है। ऐसे बहुत सारी रियासतें थी जिनके अपने बच्चे नहीं थे, तो उन रियासतों को हड़पने का काम किसने शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी। आपने खुद ने सुना होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसके पति का देहांत हो गया, उसने अपना एक बच्चा गोद लिया था, तो अंग्रेजों ने कह दिया कि नहीं, यही हड़प नीति थी, नहीं तुमने तो बच्चा गोद लिया है, वो हमारे नियमों में नहीं आता है, झांसी तो हमारा हुआ। इसीलिए तो फिर झांसी ने, जो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया, लड़ाई लड़ी, वीरगति को प्राप्त हुई थी वो। इस वजह से ऐसी बहुत सारी रियासतें थी जिनके बीच में आक्रोश पैदा हो गया। दूसरा कारण अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति। और अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेजों का एक मकसद था, जहां जहां भारत में भी अंग्रेजों का राज्य नहीं था वहां पर भी वो अपने पैर पसार रहे थे। दक्षिण भारत की कई जगहों पर उनका राज नहीं था। तो साम्राज्य विस्तार की नीति का मतलब कि अपने राज्य को फैलाना, चाहे किसी भी तरीके से, छल या बल, किसी भी तरीके से वो दूसरे राज्यों को हड़पना चाहते थे। इसलिए वे राज्य जो अभी तक अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, उनके मन में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश धीरे धीरे पनप रहा था, क्योंकि उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल अंग्रेज हमें हड़प लेंगे। इसलिए वो सभी जो रियासतें थी वो क्या, किसके खिलाफ खड़ी हो गई, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई। उसके बाद है सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण। 3 कारण, ये तात्कालिक कारण थे, समझे थोड़ा इसे। सामाजिक कारण, सामाजिक का मतलब कि समाज को तोड़ने का काम कौन कर रहा था, अंग्रेज कर रहे थे। क्योंकि देखिए भारत एक पुराना देश था, भारत में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे, अलग अलग हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये अलग अलग 4 वर्णों में हमारा समाज बटा हुआ था। और अंग्रेज इन चीजों को मानते नहीं थे, वो मानते नहीं थे। और मेरा मानना है कि पर हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी बहुत पुराने समय से चली आ रही थी, और लोग अपनी धर्म और इस वर्ण व्यवस्था से प्यार करते थे। जब उसके ऊपर वो कुटानाघात करने लगे। दूसरी बात, रेल का आविष्कार हो चुका था, और रेल के जो प्रथम श्रेणी के डिब्बे होते थे उसके ऊपर लिखा होता था, पार्क में लिखा होता था, बड़े बड़े जो थिएटर होते थे उनमें बाहर लिखा होता था, डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। क्या लिखा होता था, भारतीय और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। अर्थात कि वो भारतीय को किसके समकक्ष मानते थे, कुत्तों के बराबर मानते थे। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सिर्फ अंग्रेज यात्रा कर सकते थे, भारतीय की औकात नहीं थी। जब ये भेदभाव स्थानीय लोगों ने जब देखने लगे, उससे धीरे धीरे क्या हुआ
कि उन भारतीयों के मन में आक्रोश पनपने लगा, जो सोया हुआ जमीन है वो क्या करने लगा, जागने लगा। धार्मिक कारण, एक धार्मिक कारण सबसे प्रसिद्ध कारण है ये, और ये इस 1857 की क्रांति का तात्कालिक अचानक ये क्रांति जो भड़की, क्यों भड़की, उसके पीछे धार्मिक कारण था। उस समय अंग्रेजों ने रूस से कुछ राइफलें मंगाई थी युद्ध में लड़ने के लिए। कहां से? रूस से राइफलें मंगाई थी हजारों की संख्या में। उस जमाने में वो तो था नहीं कि वो मैगजीन डाली गोलियां निकले, वैसा था नहीं। उस जमाने में राइफलें कैसी होती थी मालूम है? राइफल के साथ इतना बड़ा कारतूस आता था, उस कारतूस को मुंह से क्या करना पड़ता था, खोलना पड़ता था। उस कारतूस के अंदर बारूद और छर्रे होते थे, उस बारूद और छर्रे को क्या करना पड़ता था, उसकी जो राइफल की नली होती थी उस पर डालना पड़ता था, जैसे आज भी हमारे देसी बंदूकों में डालते वैसे डालना पड़ता था, और फिर फायर करते थे तो बारूद के साथ छर्रे निकलते थे। तो वो राइफल आई, तो उस राइफल, ये अफवाह फैली उस समय कि जो कारतूस है, इस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता है, क्योंकि कवर होता है, पैक होता है वो पूरा, मुंह से खोलना पड़ता है। जो बाहरी जो खोल है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना है। किससे बना है? गाय और सुअर की चर्बी से। और उस समय अंग्रेजों की सेना में जो भारतीय सैनिक थे उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। हिंदुओं के लिए गाय एक पवित्र जानवर माना जाता है, वही मुसलमानों में सुअर एक पवित्र जानवर माना जाता है। तो इससे क्या हुआ कि जैसे मुंह से उन्हें खोलना पड़ता था, इससे उनकी भावनाएं क्या होने लगी, आहत होने लगी। उनकी भावनाओं की क्या पहुंचने लगी, चोट, हिंदू सैनिकों के लिए भी और मुसलमान सैनिकों के लिए भी। तो जो 1857 की जो क्रांति, उसका तात्कालिक कारण यही था, सैनिक बढ़ उठे और क्रांति शुरू हो गई थी। उसके अलावा एक और सैनिक कारण। सैनिक कारण का मतलब क्या था? ये सैनिकों में आक्रोश क्यों था? क्योंकि जो भारतीय सैनिक था उसके मुकाबले में जो अंग्रेज सैनिक थे उन्हें 10 गुना ज्यादा पेमेंट मिलता था, वेतन उनका 10 गुना ज्यादा था। जो सेना की जो ऊंची पोस्ट होती थी, सिर्फ भारतीय जो सैनिक, पैदल सैनिक ही होते थे, बस उन्हें ऑर्डर दिया जा सकता था। सबसे लो लेवल के जो सैनिक थे वो भारतीय सैनिक थे। उसके ऊपर वाले जितनी भी रैंकें थी वो वहां पर कौन सैनिक थे? अंग्रेज थे। अर्थात कि भारतीय सैनिक जिंदगी भर सेना में गुजार ले तो भी ऊंची रैंक पे जाने का उससे कोई हक नहीं था, और ये भेदभाव भारतीय सैनिकों को साफ नजर आ रहा था। तो ये सभी कारण इकट्ठे हुए और धीरे धीरे अलग अलग समय में ये कारण इकट्ठे होने लगे, और इकट्ठे होते हुए कारण अंततः विस्फोट में बदले, और तब जाके क्या पैदा हुआ? 1857। देखो 1857 की क्रांति की जो मेन केंद्र थे, ये शुरुआत यहां से हुई, ठीक है? बैरकपुर छावनी, नाम याद रखना। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? बैरकपुर छावनी से। आप चाहे तो YouTube पे जाके सर्च मार सकते हो, इससे संबंधित बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। और मैं बोल रहा हूं, समझ लीजिए कि मैंने कहीं कहीं से इसको पढ़ा है पूरा, क्योंकि आपकी किताब में तो इतना कुछ लिखा नहीं है। सबसे पहले बैरकपुर छावनी, सन याद रखना 29। आपको 1857 ये पूरा समझ में आ जाएगा, ये पूरा। मंगल पांडे सर्च करना, पिक्चर है 2-2.5 घंटे की बस तो। और आजादी का जो पहला व्यक्ति जो फांसी पे चढ़ा था, मंगल पांडे। और ब्राह्मणों के हिस्से में इतिहास में एक ही उदाहरण सबसे अच्छा है बस ये, कि इस आजादी के संघर्ष का जो पहला व्यक्ति था जो फांसी पे चढ़ा था वो कौन था? मंगल पांडे था। और ये खुशनसीबी है मेरी भी कि वो ब्राह्मण था। उसके अलावा ब्राह्मणों का कोई खास योगदान रहा नहीं, मैं तो इसे स्वीकार भी करता हूँ, ठीक है ना? बैरकपुर छावनी 29 मार्च 1857। उस समय स्थिति क्या थी बताऊं मैं आपको, फिल्म देखोगे तो स्थिति पता चल जाएगी। इस मंगल पांडे का एक दोस्त था, वो अंग्रेज था, वो अधिकारी था। जब उसने पूछा कि जब ये बात अफवाह फैल रही थी कि कारतूस में तो सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है और इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, वो जो अंग्रेज दोस्त था ना, अधिकारी था, उस पर बहुत विश्वास था। उससे पूछा कि आप बताओ क्या बात सच्ची है ये? उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, गलत बात है ये। और उसने मान लिया कि ये मुझसे झूठ बोलेगा नहीं। तब क्या हुआ कि वही मंगल पांडे जब एक वेश्या के कोठे पे गया तो उस वेश्या ने उसे टोन मारा कि तुमने तो अपना धर्म, अपना जमीन तक गिरवी रख दिया है, कौन सी बड़ी बातें करते हो। और उसे कहा कि तुम जाके, तुम्हें विश्वास हो तुम्हारा अंग्रेज दोस्त सही बोल रहा है, उसने जगह बताई, उस जगह पे जाके देखना जहाँ सुअर की चर्बी से और गाय की चर्बी से कारतूसों के ऊपर वो कवर बनाए जा रहे हैं। कलकत्ता में एक जगह, उस जगह पे जब गया, मरी हुई गाय लटकी हुई थी, उनकी चर्बी नीचे गिर रही थी,
उससे वो कवर बनाए जा रहे थे, सुअर की चर्बी। उससे जब उस सीन को, दृश्य को देखा तो मंगल पांडे का खून खोल उठा और उसकी अगली सुबह 29 मार्च 1857 उसने अपने सैनिक टुकड़ी के साथ उस कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और पहले ये था कि सजा देने के लिए क्या करते थे, सैनिकों को अंग्रेजी तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया जाता था, चिथड़े चिथड़े हो जाते थे। जब उस मंगल पांडे को जब उसने कहा कि इसका इस्तेमाल करो यूं, उसने मना कर दिया और वो खुद आकर तोप के सामने खड़ा हो गया, एक चुनौती दी, उड़ा सको तो तोप से उड़ा दो। और पहला विद्रोह वहां पर हुआ जो मंगल पांडे के नेतृत्व में। मंगल पांडे, इन्होंने कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। फिर बाद में मंगल पांडे पकड़े गए और उन्हें वहां पर एक पीपल का पेड़ है, बैरकपुर छावनी से थोड़ा दूरी पर, वो पीपल का पेड़ आज भी मौजूद है। उस पीपल के पेड़ पर सरेआम उसे मंगल पांडे को क्या कर दिया, फांसी पे चढ़ा दिया। और इस प्रकार मंगल पांडे आजादी की लड़ाई का पहला वो व्यक्ति था जो शहीद हुआ। फिर ये मार्च की बात है, मई 1857 मंगल पांडे को फांसी पे 85 सैनिक, उन्होंने फिर विद्रोह कर दिया। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने बाद फिर विद्रोह कर दिया और 85 सैनिकों को क्या कर दिया, कारावास, आजीवन उम्र कैद, उन्हें सजा दे दी गई। और 85 सैनिकों को चूंकि सजा दी तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ, एक आक्रोश पनपने लगा बाकी सिपाहियों के मन में। और 10 मई, ये इसके कुछ दिनों के बाद सभी जितने भी सैनिक थे जो असमंजस की स्थिति में थे, उन्होंने क्या कर दिया, खुला विद्रोह कर दिया। और उन्होंने अपने उस 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह बनाया, रोटी और कमल का फूल। रोटी का मतलब काफी पेट का सवाल है और कमल का फूल का मतलब था कि जो शांति का, मतलब कि हम शांति प्रिय हैं, पर जहां पर हमारे पेट का मामला आएगा, हमारे जीने का सवाल है, उस जीने के हक को अंग्रेज छीन नहीं सकते हैं। और उन्होंने उसके साथ नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और सब सैनिक ये कहां पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने दिल्ली के ऊपर क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। अब दिल्ली के ऊपर कब्जा करने से अंग्रेजों में वहां पर जो पूरे जो सैनिक है, जो विद्रोही सैनिक थे, उन्होंने दिल्ली को घेर लिया, दिल्ली को जीत लिया। और अंग्रेजी साम्राज्य की चूल्हे हिल गई। उन्हें लगा कि दिल्ली हाथ से चला गया, मतलब भारत हाथ से चला गया, क्योंकि दिल्ली उस समय सत्ता का एपिसेंटर हुआ करता था। अब वहां पर क्या हुआ, दिल्ली पहुंचे, अंग्रेज दिल्ली छोड़ के भाग गए। तब उन्होंने पंजाब से अपनी सेना बुलाई। क्या किया, ये बात थी सितंबर 1857। पंजाब से उन्होंने क्या कर दी, अपनी सेना बुला ली और उस सेना ने वापस क्या कर दिया, दिल्ली पे कब्जा कर लिया। आप ये सोचिए बाय द वे, ये कितनी बड़ी रणनीतिक भूल थी। जब दिल्ली में ऐसा हुआ, उसी समय पंजाब के सैनिक यदि विद्रोह कर लेते तो क्या वो पंजाब की सेना यहाँ आ पाती, क्योंकि पंजाब में कोई विद्रोह ही नहीं हुआ, इसलिए वहां अंग्रेजों की सेना फ्री पड़ी हुई थी। उस सेना को आने में कुछ दिन लगे। और यदि पंजाब में, यदि वहां के क्रांतिकारी, वहां के भारतीय सिपाही यदि विद्रोह कर लेते तो पंजाब की सेना वहीं की वहीं फंसी रहती और दिल्ली हमारे हाथ से नहीं छूटता। तब जॉन निकलसन, दिल्ली पर कब्जा हुआ, वहां जो इनका जो बहुत बड़ा अधिकारी था, जॉन निकलसन की हत्या कर दी। उसके बाद वहां का उन्होंने क्या किया कि जो सम्राट था, इसका क्या नाम था, सम्राट का नाम भूल गया मैं, अंतिम सम्राट था, बहादुर शाह द्वितीय, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, शेरो शायरी का बड़ा शौक था इससे भी। बहादुर शाह द्वितीय, उसको सम्राट घोषित कर दिया पूरे भारत का, क्योंकि वो मुगल वंश का अंतिम राजा था, अंतिम बादशाह था। तो एक प्रतीक, इससे ये क्या था कि सिपाहियों के मन में, कि लोगों के बीच में एक मैसेज जाएगा कि वो पूरे हिंदुस्तान की सियासत है, रियासत है, वो किसके हाथ में आ गई, मुगल बादशाह के हाथ में। उसे बनाया गया। पर वहां पर जब उसके बाद उनकी सेना आ गई, सम्राट को क्या कर दिया, बंदी बना दिया गया। और सम्राट को बंदी बनाने के बाद उसे बर्मा रंगून की जेल में भेज दिया। और उस बादशाह की अंतिम दिन वहीं पर निकले और वहीं पर बहादुर शाह द्वितीय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और यहाँ पर सिर्फ आपकी किताब में एक लाइन लिखी है, अंग्रेजों ने दिल्ली में प्रतिशोध लेना प्रारंभ कर दिया, एक लाइन लिखी है। कितने इतिहासकार चमचे रहे होंगे उस समय के, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लिख सकते हैं, जबकि उस विद्रोह को दबाने के बाद इन अंग्रेजों ने दिल्ली में कत्लेआम किया था। आपको पता नहीं है, जिस दिल्ली को आज देख रहे हो 16 बार बसी और 16 बार उजड़ी है, इतने कत्लेआम हुए इस दिल्ली में। अब सोच भी नहीं सकते, कभी दिल्ली का इतिहास खोल के देख लेना
वहां लोगों के साथ अत्याचार हुए। लेफ्टिनेंट हडसन, उन्होंने सम्राट के 2 पुत्र थे, बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्र, और एक उनका पोता भी था। उनकी क्या कर दी, लाल किले में क्या कर दी, उनकी हत्या कर दी। और उस समय जो बादशाह था वो कहाँ रहता था, लाल किले में, जहां पर आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्या करता है, तिरंगा फहराता है। उस लाल किले में हत्या हुई। उसके बाद देखिए, ये बैरकपुर से जो 1857 की पहली चिंगारी बैरकपुर में, फिर कहां पर, दिल्ली में, फिर उसके बाद लखनऊ, अलग अलग जगह पे। ये सभी एक साथ उड़ जाते हैं। ये सभी यदि क्या होते हैं कि एक साथ खड़े हो जाते हैं तो अंग्रेजों को भागने के लिए जगह नहीं मिलती, इन्हें हिंद महासागर में कूद के जान लेनी पड़ती है। पर ऐसा हुआ नहीं, अलग अलग, क्योंकि उस समय वो दूरसंचार टेलीफोन वगैरह थे नहीं। अलग जहां पर जैसी स्थितियां हुई, क्रांति हुई 4 जून 1857 को लखनऊ, वहां के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वहां हेनरी लॉरेंस की क्या कर दी, जो अंग्रेज का अधिकारी था उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और उसके बाद वापस हेवलॉक और आउटड्रम, ये लोग, और जो लखनऊ में था उस समय उसका नेतृत्व किया था अब लखनऊ में तो सिर्फ सिपाहियों ने विद्रोह किया था, इनका नेतृत्व वहां पर था नहीं। उसके बाद हेवलॉक और आउटड्रम, ये 2 अंग्रेज अधिकारी आए, पर उनको भी क्या करना पड़ा, उस लखनऊ के सिपाहियों के सामने हार का सामना करना पड़ा। फिर अंग्रेजों ने किसको बुलाया, 1857 में गोरखा रेजिमेंट, नेपाली, तो गोरखा रेजिमेंट सबसे क्रूर सिपाही होते हैं, उस रेजिमेंट को बुलाया और लखनऊ को मुक्त किया मार्च 1858 में। वापस 1 साल के बाद इसने अंग्रेजों ने वापस क्या कर दिया, लखनऊ पे कब्जा कर दिया। फिर वहां से कानपुर में लगभग 4 जून 1857 क्रांति, कानपुर में भी सिपाहियों ने विद्रोह किया। वहां का जो नाना साहेब थे, जिसके बारे में आपने सुना, नाना साहेब फडणवीस पूरा नाम, उसको पेशवा घोषित कर दिया। पेशवा का मतलब जो मराठे होते थे, मराठों का जो राजा होता था उसे क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था। और अंग्रेजों ने क्या किया था, पेशवा का पद समाप्त कर लिया था, इसलिए मराठों की नाराजगी थी। तो उन्होंने क्या किया, नाना साहेब को पेशवा वापस घोषित कर दिया। ह्यू व्हीलर, ये जो अंग्रेज था, उसने, उसकी सेना थी, उन्होंने इस नाना साहब के सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद जो तात्या टोपे थे, आजादी के सबसे बड़े वीर में से तात्या टोपे भी, वो भी क्या हुए, उन्होंने भी किसका साथ दिया, नाना साहिब का साथ दिया। पर 6 दिसंबर 1857 को, जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर 6 महीने बाद, कैम्पबेल, उसने वापस कहां पर कब्जा कर दिया, कानपुर में कब्जा कर दिया। और तात्या टोपे वहां से भाग निकले ग्वालियर की तरफ, क्योंकि तात्या टोपे को बच के जाना था। तात्या टोपे बचने के मामले बहुत माहिर थे, वो वहां से चले गए, ये झांसी चले गए। कहां चले गए, झांसी। और जाके किससे मिले, वो महारानी लक्ष्मीबाई। आपने सुनी होगी उनकी कविता, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये तात्या टोपे पहुंच गए झांसी। अब उसके बाद जून 1857 झांसी, वहां पर लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ थी, क्योंकि उसकी रियासत को कौन हड़पना चाहता था, अंग्रेज हड़पना चाहते थे, क्योंकि उसके उन्होंने दत्तक पुत्र ले रखा था। उस समय अप्रैल 1858 यूरोज के साथ क्या हुआ, इनका मुकाबला हुआ। और वहां पर इन्होंने ग्वालियर की तरफ, जब इनके बीच में जब संघर्ष चल रहा था, तो ग्वालियर की तरफ तात्या टोपे और झांसी की रानी दोनों भागे। पर उस समय ग्वालियर पे सिंधिया साम्राज्य था, सिंधिया, जो आज देख रहे हो ना आप, ये वसुंधरा सिंधिया, माधवराव सिंधिया, ज्योतिराजे सिंधिया, नाम सुना होगा, ये उनका राज चल रहा था। परंतु ये जो घराना था वो अंग्रेजों का साथी था, उन्होंने इनका साथ देने से मना कर दिया। सिंधिया खुद ग्वालियर छोड़ के भाग गए। और फिर चूंकि इनका साथ मिला नहीं, और 17 जून 1858 में हीरोज पीछा करते हुए झांसी की रानी के पीछे पहुंचा, और झांसी की रानी बहुत वीरता से लड़ी, और अंततः उसे 17 जून 1858 को क्या प्राप्त हुई, वीर गति प्राप्त हुई। और वहां पर हीरोज ने इसकी समाधि बनाई है, झांसी की जिस जगह पर इसकी मृत्यु हुई थी। और वहां पर पत्थर का एक बड़ा शिलालेख है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, आजादी की लड़ाई की सबसे बड़ी वीरांगना, वीर कोई था, सबसे बड़ा मर्द कोई था, साहसी था, तो वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसीलिए झांसी की रानी को हम क्या करते हैं, आज भी याद रखते हैं। बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह, उन्होंने बिहार में सिपाहियों के साथ नेतृत्व किया, और उन्होंने वहां पर मिल में डेस्क,
ये जो उनके जो अंग्रेज के अधिकारी थे उनको हार का सामना करना पड़ा, पर धीरे वापस जब वहां पर सेनाएं पहुंची, अंग्रेजों की सेनाएं पहुंची, तो 80 वर्षीय बिहारी कुंवर सिंह को क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, उसमें आपको कुछ नाम होंगे। इन लोगों ने दक्षिण भारत में भी काफी सहयोग किया, परंतु हम 1857 के संघर्ष को हम जीत में नहीं बदल सके। सबसे बड़ी वजह ये सब अलग अलग स्टेप पे सब जगह अलग अलग हुआ, अंततः हम हार गए, क्योंकि अंग्रेज के पास साधन थे, सुविधाएं थी, वो हर जगह पहुंच जाते थे। और हमारे साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या हुई कि हमारे भारत की जो अधिकांश रियासतें थी, ये तो 1 2 3 4 5 ही विद्रोह। आप सोचिए कि 550 से ज्यादा रियासतें थी, उन सभी रियासतों ने अंग्रेजों को संरक्षण दिया। यदि इनमें से कुछ रियासतें खड़ी हो जाती, जैसे हमारा पूरा राजस्थान, जितनी रियासतें ये उदयपुर है, जयपुर है, भरतपुर है, कोटा है, सभी रियासतें, कोटा छोड़ दो, ये सभी रियासतें उन्होंने किसका साथ दिया था उस समय? अंग्रेजों का साथ दिया था। और ये खुल के इनके सैनिक यदि सिपाहियों के साथ आ जाते हैं तो शायद देश का इतिहास अलग होता और हम 100 साल पहले हम आजाद हो चुके होते। आज के लिए इतना ही काफी। लगातार बोलने से आंखें थोड़ी चढ़ गई है, सांस थोड़ी फूल गई है। ये पर इसका मैं फोटो भेज दूंगा, किताब में से सिर्फ उतना मैंने पढ़ा है उतना ही पढ़ लेना। देखो, इतिहास को कहानी की तरह पढ़ोगे ना तो ही मजा आएगा। और मेरा तो पूरी सामाजिक को पढ़ाने का तरीका यही है कि ये चीजें थोड़ी बहुत ध्यान हो तो रील बाय रील आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यार सर ने यही बोला था, इससे हुआ होगा। ये हम कई बार क्या, जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और आपके दिमाग में चलचित्र बन रहा है, वो फिल्म दौड़ रही है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसी लड़ाई हुई होगी, तब इसका मतलब ये कि आप इतिहास को बहुत सही तरीके से पढ़ रहे हो। ये पाठ पढ़ लेना, इसका फोटो मैं भेज दूंगा। और उसके बाद इसके आप नोट्स चाहे तो अपने स्तर पर नोट्स बना सकते हैं। और जो बच्चा अपने स्तर पर नोट्स बनाएगा सबसे ज्यादा नंबर सामाजिक में वही लाएगा, क्योंकि नोट्स बनाना, ये जो मैंने डिब्बे दिए ऐसे डिब्बे तो बनाओगे नहीं, इसको एक्सप्लेन करोगे तो आपको सुविधा रहेगी। ठीक है, सामाजिक में आज के लिए इतना ही। 5 मिनट का ब्रेक।